आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझेंगे, यानी कि हम इसके बेसिक की जानकारी लेंगे। सबसे पहले क्या है इसमें इन्वर्स, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको तो आप जानते हो। मैं इन्वर्स और फंक्शन इन दो के विषय में थोड़ा बेसिक बताता हूँ। इन्वर्स जैसे साइन 60 डिग्री एंगल, साइन में 60 डिग्री एंगल पे वैल्यू क्या होती है √3/2, क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट हमें अच्छे से आने चाहिए। अब अगर मैं ऐसे कहूँ कि √3/2 साइन में कब आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, यानी कि एंगल कितने डिग्री होना चाहिए। साइन देखो, साइन में √3/2 कब आता है, यानी कि एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा 60 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, साइन इन्वर्स, ठीक है ना, ऐसे हम इसको रीड करेंगे। एक बार फिर देखो, इसी पे बता देता हूँ। साइन 60 डिग्री एंगल पर वैल्यू कितनी होती है √3/2। अगर मैं ऐसे कहूँ कि √3/2 साइन में कब आता है, यानी कि एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा 60 डिग्री पे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, साइन इन्वर्स, ठीक है ना। और कुछ बुक में इसको साइन इन्वर्स ऐसे लिखूं या फिर आर्क साइन लिखूं, आर्क साइन, आर्क कोस, या फिर आर्क कोस लिखो, या फिर कोस इन्वर्स लिखो। बात एक है, क्योंकि कुछ बुक में क्या देते हैं आर्क साइन या आर्क कोस, तो आर्क कोस लिखो या आर्क साइन लिखो या साइन इन्वर्स लिखो, बात एक ही है। इसके बाद हालांकि ये प्रॉपर डेफिनेशन भी ना हो, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। जैसे मैं अगर ये कहूँ 2 × 10, रिजल्ट क्या आता है 20, रिजल्ट क्या आता है 20। अब इन दोनों में मैं ऐसा क्या रिलेशन बनाऊँ ताकि मुझे वापस 2 मिल जाए। मैंने क्या कहा, जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है 20। अब इन दोनों में मैं ऐसा क्या रिलेशन बनाऊँ ताकि वापस मुझे 2 मिल जाए, तो ओबियसली डिवाइड = 2। तो हालांकि ये प्रॉपर डेफिनेशन भी न हो, लेकिन इन्वर्स समझने के लिए काफ़ी है। तो मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होगा डिवाइड, या फिर डिवाइड का इन्वर्स क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये आपने इन्वर्स समझा। एक बात और है इसमें जो बेहद इम्पोर्टेंट है, साइन इन्वर्स को हम कभी भी ऐसे, जैसे साइन इन्वर्स x है हमारे पास में, इसको हम 1/sin x नहीं लिखते, ये रॉन्ग है। हालांकि नॉर्मल उसमें अगर देखो हमें ये लिखना भी है तो हम इसको साइन x की होल पावर -1 लिख सकते हैं। ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। जब भी साइन और x के बीच में -1 आ जाता है तो इसका मतलब होता है साइन इन्वर्स x, ठीक है ना। हालांकि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या देखा था कि साइन स्क्वायर x लिखो या फिर साइन x की पावर 2 लिखो, बात बराबर है। ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में बात बराबर है, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के केस में ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हालांकि ऐसा मिलता नहीं, लेकिन कभी अपवाद के तौर पर मिल जाए तो उसके लिए मैंने थोड़ा इसको समझाया आपको, ठीक है ना। अब ये तो आपका इन्वर्स, आपने इन्वर्स समझा। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री तो आप सब जानते हो। अब मैं थोड़े इसके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ फंक्शन के, थोड़े फंक्शन के। जैसे हमारे पास में एक सेट है
ये सेट ए है और एक सेट और है, ये आपका सेट बी है, ठीक है ना। और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और इसमें ई कुछ एलिमेंट्स है एफ जी एच और आई। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो ये एक बैग है, ये एक बैग है, इसमें कुछ बॉल्स है, इसमें कुछ बॉल्स है डिफरेंट कलर की, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अब देखिए केवल जस्ट समझाने के लिए, इसका इसके साथ में कोई रिलेशन है, होगा कोई रिलेशन, इसका इसके साथ में कोई रिलेशन है, इसका इसके साथ में कोई रिलेशन है, इसका ऐसे, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन। और इसको क्या बोलते, देखो इसका इसके साथ में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। ए से एलिमेंट्स ए की इमेज क्या है, ई। इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। और इसको क्या बोलते हैं हम, प्री इमेज, प्री इमेज, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, जो हम ये ए का ई के साथ में कोई कनेक्शन है, बी का एफ के साथ में कोई कनेक्शन है, सी का एच के साथ में कोई कनेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैपिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। हालांकि आपको ये प्री इमेज और इमेज नहीं समझनी, क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ केवल फंक्शन समझा रहा हूँ, फंक्शन के हम ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे। तो ये देखिए इसका, देखो एक का एक से रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन। अब मैं क्या, इसको देखो सेट ए में एक एलिमेंट्स आपका खाली है डी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट्स has a unique image. Every element has a unique image. लेकिन इसमें क्या है, एक एलिमेंट्स ऐसा भी है जिसकी कोई इमेज है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं इसको क्या बोलूँगा, नॉट आ फंक्शन, नॉट आ फंक्शन। तो ये फंक्शन का होगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट्स हैज़ अ यूनिक इमेज। लेकिन इस सेट ए में डी की तो कोई इमेज है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉट अ फंक्शन। अब ऐसा हो सकता है कि ये डी की भी कोई इमेज हो, सपोज करो डी की इमेज ये है, देखो ए की इमेज ई, बी की इमेज एफ, सी की इमेज एच, डी की इमेज जी। तो ऐसी स्थिति में मैं इसको क्या बोलूँगा, फंक्शन बोलूँगा। अब ये फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बेसिक जानकारी मैं फंक्शन के विषय में दे रहा हूँ। अब ऐसा देखो, यहाँ पे हमारे पास में एक सेट है, ये सेट आपका ए है और ये सेट आपका बी है। ये ए टू बी है, ये सेट आपका बी है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है ए बी और सी डी। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसका इससे कोई कनेक्शन है, इसका इसके साथ में कोई कनेक्शन है, इसका इसके साथ में कोई कनेक्शन है, ठीक है ना। और इसका इसके साथ भी कनेक्शन है और इसका इसके साथ भी कनेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में मैं इसको नॉट अ फंक्शन बोलूँगा। ऐसी स्थिति में इसको नॉट अ फंक्शन बोलूँगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट्स हैज़ अ यूनिक इमेज। लेकिन ये देखो, इनकी तो 1 2 3 इनकी तो इमेज यूनिक ही है, लेकिन इस एलिमेंट्स की यूनिक इमेज नहीं है, इसकी 2 इमेज हो गई। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो करके रख दी इसने, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, देखो
ऐसा हो सकता है कि इस सेट, देखो इस सेट ए में इस एलिमेंट्स की सपोज करो इसका इससे भी कोई रिलेशन है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है यहाँ पे, चलो 5 ना भी और हो भी तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको फंक्शन बोलूँगा, ठीक है ना। लेकिन ये फंक्शन क्या होगा, ये मैनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि एक सेट से देखो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इस सेट ए में कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए, किसी हर एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज है, लेकिन यहाँ पे इसकी 2, इसके 2 है। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मैनी वन फंक्शन, ये आपका मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब हम तो क्या कर रहे हैं, हालांकि हम इसके ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा बेसिक ही है इसके कंसेप्ट, वैसे तो 11th क्लास में आपका हो चुका, लेकिन जस्ट एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं इसको। जैसे ये सेट ए है और ये सेट हमारा बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये कोडोमेन। ठीक है ना, ये डोमेन और ये कोडोमेन। अब देखो इसमें कुछ एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3 4 हो गए, और इसमें कुछ एलिमेंट्स मान लो ए बी सी और ये डी। अब इसका इससे कोई कनेक्शन है, इसका इससे कोई कनेक्शन है, इसका इसके साथ में कोई कनेक्शन है, और इसका इसके साथ में कनेक्शन है, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को देखो एक का एक के साथ में ही कनेक्शन है, तो 1 1 हो गया, कैसा हो गया 1 1। और इस सेट बी में अगर मैं देखूँ तो इसमें कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं है, तो ये, और देखो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है, तो फिर ये ऑन टू भी हो गया, ऑन टू हो गया। तो हमें 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ये 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो हमें इसमें देखना क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इसका बेस है 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे 1 1 ऑन टू की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास में ये सेट ए है, ठीक है ना, 1 2 3, और एक सेट ये बी है, ए बी सी, इसका इससे कोई कनेक्शन है, इसका इससे कोई कनेक्शन है, इसका इससे। अगर मैं इसको ए टू बी देखता हूँ तो ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, 1 1 है और ऑन टू भी है। अब अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखता हूँ, जैसे यहाँ पे आपका ये ए आ गया, या आपका बी आ गया, ये सी, और यहाँ पे 1 2 3, तो इस तरफ से भी ये क्या है, आपका फंक्शन ही है। तो ऐसे फंक्शन को हम किस में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होना चाहिए। कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे हम, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बेस है वो क्या है, कैसा फंक्शन होना चाहिए, 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, ऑन टू 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो आपने ये थोड़ा बेसिक 1 1 ऑन टू फंक्शन की जानकारी ली। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, देखो जैसे सपोज करो आपके पास में साइन 30 डिग्री एंगल पर वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है साइन 30 पर। फिर अगर बात करें साइन कितना, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये क्या होगा, साइन 30 डिग्री, जिसको आप साइन 150 डिग्री भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो साइन 30 पर वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पे ऐसे न करके इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। मीन्स साइन अगर 150 डिग्री की मैं बात करूँ तो इस पर भी वैल्यू क्या होगी, 1/2, क्योंकि यहाँ पे 1/2 होती है। मीन्स साइन 150 डिग्री
इस पर भी वैल्यू क्या मिली हमें 1/2 ही मिली। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ कि साइन 360 प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना, तो ये क्या होता है साइन, अगेन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे साइन 30 डिग्री, मीन्स जिसको आप साइन 390 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है 1/2, मीन्स हमें साइन 390 पर डिग्री पर भी वैल्यू क्या मिल गई 1/2 मिल गई, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको फंक्शन में देखो, सपोज करो हमारे पास में कोई फंक्शन है जिसका नाम हमने साइन रख दिया, ये सेट ए है, ये सेट बी है आपका, ये सेट ए और ये सेट बी है। यहाँ पे देखो 30 डिग्री पर वैल्यू और 150 डिग्री पर वैल्यू और 390 डिग्री पर वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या है सेम, इसकी भी ये वैल्यू, इसकी भी ये वैल्यू, इसकी भी ये वैल्यू। अब अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से देखता हूँ तब तो ये कौन से डायरेक्शन से A to B, तब तो ये आपका फंक्शन है। और अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखता हूँ, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे कितना 30 डिग्री और कितना ये आ गया 150 डिग्री और ये आ गया आपका कितना 390 डिग्री। अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको देखता हूँ, इस डायरेक्शन में, तो ये कौन से डायरेक्शन में B to A डायरेक्शन में अगर मैं इसको देखता हूँ तब तो ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन देखो इस डायरेक्शन से A to B तो ये क्या था फंक्शन था, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखता हूँ तब तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, एवरी एलिमेंट्स हैज़ अ यूनिक इमेज, तो इसकी तो 1 2 3 हो गई, तब तो ये फंक्शन है ही नहीं। तो फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करेंगे अब वो देखना है। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज करके रख दी इसने, तो फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमारे पास में है, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे। अब देखो जैसे हमारे पास में ये हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन x और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan x, ठीक है ना, उसी ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे आपका cos x ये पॉजिटिव, ये 0 2 पाई होता है, ये π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, ठीक है ना। अब इस बात को हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे देखो 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 हर एक की चाहे कोई भी फंक्शन ले लो, साइन ले लो, कोस ले लो या tan ले लो, देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक की यूनिक वैल्यू मिलेगी। बाद में देखो इसमें पॉजिटिव होते हैं साइन को 6 के 6 रेशियो पॉजिटिव होते हैं। चलो मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ, साइन ही ले लेता हूँ, तो 0 से 90 के बीच में साइन की आप कोई भी वैल्यू रखो, चाहे आप 0 डिग्री रखो, 30 डिग्री रखो या फिर कितनी रखो 45 डिग्री रखो, 60 डिग्री रखो या फिर 90 डिग्री रखो, हर एक की यूनिक ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊँगा तो वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। देखो इसमें तो आपको हर एक 6 के 6 रेशियो की जो अनुपात है हमारे 6 साइन कोस tan sec कोसेक कोट, तो हर एक की जो वैल्यू है वो यूनिक ही मिलेगी। लेकिन इसमें आने के बाद में जैसे tan है और tan और कोट की आपकी 180 के बाद में रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, और बाकी की साइन और कोस की 360 के बाद में। तो यहाँ पर इसमें तो फिर वो तो उसकी जो डेफिनेशन है वही चेंज हो जाएगी। तो फिर मैं ऐसे क्या करूँ इसमें ताकि मेरे पास में कोई चेंज न हो और हर एक की वैल्यू यूनिक ही, कोई रिस्ट्रिक्शन डाल दूँ मैं इसमें, यानी कि कोई कंडीशन लगा दूँ मैं इसमें, ठीक है ना।
तो फिर देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, उसके लिए आपकी एक टेबल कहो या फिर चार्ट कहो जिसमें डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू निकाली जाती है। किसकी निकाली जाती है? फंक्शन की निकाली जाती है। तो ऐसी कोई कंडीशन अगर मैं इसमें लगा दूँ ताकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, हमारा चैप्टर तो है ये भी हमारा क्लियर हो जाए, और कोई रिस्ट्रिक्शन डाल दो उसमें कंडीशन, ठीक है ना। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं। अब देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन, और यहाँ पर कोई फंक्शन होगा। जैसे अगर सपोज करो मेरे पास में साइन इन्वर्स कोई फंक्शन है, तो डोमेन क्या होना चाहिए उसका? -1 to 1, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है वो मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 होती है। फिर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच को हमें समझना है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, ये 0 से 2π, यहाँ पर π/2, यह आपका पाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो? -π/2 लिख दो। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा, यहाँ पे टेन और टेन का उल्टा यानी कि कोट, और यहाँ पे कोस और कोस का उल्टा पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए ये इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम जानते हैं कि साइन की किसी भी एंगल पर एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊँगा, हमने देखा था कि यहाँ पे साइन 30 और साइन 150 पर वैल्यू सेम मिली थी, ठीक है ना। जैसे मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊँगा, द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर इसके लिए क्या, मैं एक ऐसी कंडीशन लगा देता हूँ कि इससे आगे नहीं जाना और इसके बाद नहीं आना, ठीक है ना। जैसे मैं अगर इस पे कंडीशन लगा देता हूँ ये वाली, कि आप इससे आगे नहीं जाओगे और यहाँ पे इससे आगे नहीं जाओगे, तो यहाँ पर आपको साइन की किसी भी डिग्री पर अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो एक यूनिक वैल्यू ही आपको मिलेगी। तो मीन्स क्या होगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बंद इंटरवल में, क्लोज इंटरवल, -π/2 से लेके π/2, ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। इसमें तो किसी भी डिग्री एंगल पे, चाहे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे या 45 पे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको यूनिक वैल्यू ही मिलेगी। कहाँ से? 0 से π तक का। लेकिन यहाँ पर वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर तो जो फंक्शन है, अगर वैल्यू रिपीट होगी तो उसकी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन डाल दी इसमें कि इससे आगे आपको जाना ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि इसमें साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये आपने साइन के देखा। फिर इसके बाद अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है, क्या है? कोस इनवर्स, तो इसकी भी क्या होती है? डोमेन तो -1 से 1 ही रहेगा। अब इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी इसकी? तो देखो कोस यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, इन दोनों में तो पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगी आपकी? 0 to यहाँ पे, क्योंकि इस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन डाल दो, क्या? 0 to क्लोज इंटरवल में π। तो ये आपने इसके लिए देखा, कोस के लिए भी आ गया। फिर इसके बाद में सपोज करो आपके पास में, देखो यहाँ पे आपका tan इनवर्स, ये भी आपका फंक्शन है। अब tan का जो डोमेन है वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि tan किस में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। देखो tan कहाँ पे? tan की वैल्यू कब रिपीट होनी शुरू होगी? 180 के बाद में रिपीट होनी, क्योंकि यहाँ पे tan पॉजिटिव और यहाँ पे tan पॉजिटिव। अब इसके लिए तो आप चाहे ऐसे चलो तो भी बात एक है, या फिर आप ऐसे आओ तो भी बात एक है। लेकिन इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? tan के लिए, ठीक है ना।
तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2 में ही होगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये तो हम देखो 10 किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप चाहे ऐसे आओ या फिर ऐसे जाओ, 10 तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि 10 की वैल्यू कब रिपीट होगी, जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तब, यानी कि 180 के बाद रिपीट होनी शुरू होगी। तो आप ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे भी, तो फिर वाई नॉट 0 to π, मैंने यही क्यों लिया? तो वैसे तो शुरू से ऐसा चला हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी आप एक लॉजिक मैं इसके लिए बता देता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि tan x इजिकल टू क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है या प्रिंसिपल ब्रांच है, तो वो मैंने साइन वाली ले ली, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में क्या आता है, साइन आता है, ठीक है ना। अब आप कोट की बात कर लो, किसकी, कोट इनवर्स की। तो इसके लिए डोमेन तो इसका भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि 10 का उल्टा होता है। तो फिर कोट में प्रिंसिपल, हम इसकी बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू की। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, कोट क्या होता है, कोस एक्स अपोन में साइन एक्स होता है। आप ये लॉजिक इसमें लगा सकते हो। तो जो कोस की होगी वो एक किसकी होगी, कोट की होगी। तो ये भी हो जाएगा कितना, 0 to π, ये आपका लॉजिक रहेगा। फिर इसके बाद में आपकी किस पे आती है, ये भी हो गया आपका। फिर आपका क्या बच गया, देखो 4 तो हो गए। फिर कोसेक ले लो, आप क्या ले लो, कोसेक, कोसेक इनवर्स, ठीक है ना। तो कोसेक इनवर्स में जो डोमेन रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटिव टू -1, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी कोसेक की -1 से, देखो माइनस इन्फिनिटिव तक का, यानी कि -1 से तो छोटी होगी, और या फिर किससे, 1 से बड़ी होगी, या फिर 1 से बड़ी होगी, ठीक है ना। -1 से छोटी या फिर 1 से मोर देन, या तो लेस देन -1 या फिर मोर देन माइनस, देखो या तो लेस देन -1 होगी यूनियन, या फिर मोर देन 1 होगी। अब कोसेक तो 1 अपॉन क्या होता है, कोसेक तो कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो इसके लिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो जाएगी आपकी, -π/2 से π/2, ये ही रहेगी इसके लिए प्रिंसिपल ब्रांच तो आपकी, ठीक है ना। अब ये आपका कोसेक कभी आ गया, लेकिन इसमें कंडीशन है कि कोसेक अनडिफाइन कब होता है। तो साइन 0 पर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो कोसेक 0 पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 को। अब आपकी क्या बच गई, सेक की बच गई, सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स के लिए आपका डोमेन तो यही रहेगा, क्या, -इन्फिनिटी। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, -1 यूनियन, और यहाँ पर कितना, -1 to 1। इसका मतलब क्या है, या तो कोसेक -1 से छोटा होगा, या फिर सेक की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब इसके लिए प्रिंसिपल ब्रांच की अगर मैं बात करूँ, तो प्रिंसिपल ब्रांच देखो, सेक किस में आता है, हम जानते हैं कि 1 अपॉन कोस एक्स किसके बराबर होता है, सेक एक्स के बराबर होता है, या फिर 1 अपॉन सेक एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है कोस एक्स के बराबर। तो इसके लिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या रहेगी, जो आपकी कोस की है। तो कोस की क्या है, ये रही बंद अंतराल में, क्लोज इंटरवल में, यानी कि 0 to कितना, π। तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो फिर इसके बाद में सेक डिफाइन कब होता है, देखो कोस 90 पर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो सेक 90 पर वैल्यू कितनी होगी, अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे, π/2। क्यों कर देंगे, क्योंकि सेक 90 पर क्या होता है, अनडिफाइन होता है, और कोसेक 0 पर अनडिफाइन, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो थोड़ा बेसिक था, जो हमें अगर देखो किसी भी चैप्टर को हम करना चाहते हैं अच्छे से, तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट उसके बेसिक कंसेप्ट,
आप इसको कॉपी कर सकते हो। फर्स्ट तो आपके उसके बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, और सेकंड उस चैप्टर में आने वाली आइडेंटिटीज मीन्स फॉर्मूले हम कैसे यूज करें, अगर ये अच्छे से क्लियर है तो फिर हम किसी भी चैप्टर को या एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अब आप इनको कॉपी करो, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज कराऊंगा।